नमस्कार व्यूअर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आईएएस पॉइंट के इस चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हमने लास्ट टाइम कहा था हम नेक्स्ट वीडियो में समाज का निर्माण पढ़ेंगे, तो ये भी इसी का एक पॉइंट था जो हम पहले ही पढ़ रहे थे, जो मूल लक्ष्य पढ़ रहे थे। समावेशी समाज का निर्माण करना, बिल्डिंग इंक्लूसिव सोसाइटी, ये भी इसका पॉइंट था। और ये नेक्स्ट इसमें आता है पर्यावरण एवं जल संसाधन, इन्वायरमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज। सत्ता पर ध्यान देते हुए विनियमन करना, संरचना को कायम, सरल एवं स्ट्रीमलाइन बनाना, और ग्रोथ जो है आपको उसे हाईएस्ट उस पर पहुंचाना, प्रोत्साहित करना इसे। तो ये भी इसी का एक पॉइंट है। यहाँ से चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे आपका नया चैप्टर हमारा शुरू होता है, चैप्टर नंबर 6। और इसमें पढ़ेंगे हम इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, आर्थिक सुधार के बारे में, जो हुए थे आपके 1991 में। दूसरे कई देशों में चल रहे सुधारों के मुकाबले भारत के सुधार के कार्यक्रम की एक प्रमुख जो विशेषता है यह है कि इसका जो जोर है वो तेजी से पुनर्गठन या शॉक थेरेपी के बजाय उत्तरोत्तर विकास और विकासवादी परिवर्तन पर रहा है। ये उत्तरोत्तर सुधार अक्सर देश के अंदर और बाहर सुधारों की बात करने वाले अधिवक्ताओं की प्रतिकूल टिप्पणी का विषय रहे हैं। इस अध्याय में हम पढ़ेंगे, पहले इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रस्तावना, फिर पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म, आर्थिक सुधारों के बारे में, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया, भारत में आर्थिक सुधार, बात करेंगे उदारीकरण की, निजीकरण की, वैश्वीकरण की, और आर्थिक सुधारों की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे। कितनी टोटल 4 पीढ़ियाँ होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन। इसमें अलग अलग बातें रखी जाती हैं सामने। सुधारों का दृष्टिकोण, इसे हम पढ़ेंगे। प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। 1991 में आरंभ हुए आर्थिक सुधार आज 25वें वर्ष में है। इस पूरे दौर में शायद ही कोई ऐसा दिन बीता है जबकि इस विषय पर कोई समाचार, विश्लेषण अथवा लेख आदि प्रकाशित ना हुए हों। इसी बीच भारत में आर्थिक सुधारों पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तकें जो हैं वो प्रकाशित हुई है, जिन्हें भारत तथा विदेश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों एवं अर्थशास्त्रों के जानकारों ने लिखा है। तब भी अनेक विद्यार्थी, विशेषकर वे जो अर्थशास्त्र की पृष्ठभूमि से नहीं आते, अब भी आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के लाभ अथवा हानि में विनम्र नहीं है। तो इसमें जो बात की गई है वो की गई कि 1991 में शुरू हुए इकोनॉमिक रिफॉर्म आज 25वें वर्ष में है। जब से ये आए हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हुई है, कोई भी बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हो, चाहे वो आर्ट्स का रहा हो या साइंस का रहा हो, सबको इसमें इंटरेस्टेड रहा है इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में जानने के। बात करते हैं इकोनॉमिक्स रिफॉर्म की, आर्थिक सुधारों की। तो ये 1991 में शुरू होता है। भारत का जो भारत में जो बीओपी क्राइसिस चल रहा था, तो उसको एक कारण भारत को आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। और आईएमएफ इस शर्त पे लोन देता है कि आपको एलपीजी की शुरुआत करनी पड़ेगी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तभी आपको लोन मिलेगा। सामान्यतः आर्थिक सुधार का तात्पर्य प्रक्रिया से लगाया जाता है जिसमें किसी अर्थव्यवस्था में सरकार राज्य की भूमिका को सीमित करती है जबकि निजी क्षेत्र की भूमिका को विस्तारित करती है। तो यहाँ पे ये आइडिया लगाया जा रहा है कि रिफॉर्म का मतलब ये होता है जो भी आपकी इकॉनमी है उसमें जो गवर्नमेंट, राज्य की भूमिका है उसे कम कर दिया जाता है और जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो भूमिका है उसे बढ़ा दिया जाता है। इसलिए अब हम आर्थिक सुधार की प्रक्रिया को लेखक के विद्यार्थियों के साथ कक्षा में चर्चा संवाद के आधार पर समझेंगे। आर्थिक सुधार को किसी अर्थव्यवस्था में नीतिगत परिवर्तन के तौर पर देखना श्रेयस्कर होगा जिसमें एक व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था की ओर अथवा वैकल्पिक विकास रणनीतियों की ओर संक्रमण होता है। अर्थशास्त्री अर्थव्यवस्था के कार्य प्रदर्शन में अंतरों का कारण वास्तव में उनके द्वारा अपनाई गई रणनीतियों में अंतर अथवा भिन्नता को मानते हैं। विकास की रणनीतियाँ विभिन्न देशों द्वारा प्रयास एवं रीति की लंबी अवधि में गुजरकर विकसित होते हैं।
और रणनीतियों का अंतर कारण अलग अलग विचारधाराएं हैं जिनके आधार पर ये रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन वास्तव में यह जो प्रक्रिया है ये एक शैक्षिक दौरे की तरह होती है। भारत के संदर्भ आर्थिक सुधार पदावली अथवा इससे संबंधित विवरणों की स्पष्टता के लिए हमें विभिन्न रणनीतियों पर गौर करना चाहिए जो कि समय के साथ यहाँ पे विकसित हुई हैं। इसका जो एक संक्षिप्त विवरण है वो निम्न प्रकार से हम देख सकते हैं। पहला आता है यहाँ पे योजना मॉडल, प्लानिंग मॉडल। सोवियत संघ के उत्थान के बाद उत्थान तक, जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तब तक यूरो अमेरिकी देशों में पूंजीवादी तरीके की विकास रणनीति अपनाई जाती थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन किया जाता था और इसमें निजी क्षेत्र की ही प्रमुख भूमिका होती थी। जो आपका प्राइवेट सेक्टर है उसी की भूमिका होती थी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता था। जब सोवियत संघ में आर्थिक नियोजन मॉडल को अपनाया जाता है तब अधिकतर विकासशील देशों ने अपनी स्वतंत्रता की उपलब्धि के पश्चात, जब स्वतंत्र हो गए कई देश, उसके बाद उन्होंने क्या किया, समाजवाद के विचार से प्रेरित होकर नियोजित विकास का रास्ता यहाँ पे अपनाते हैं, प्लानिंग डेवलपमेंट। इन देशों की सरकारों ने नियोजित विकास में केंद्रीय भूमिका हाथ में ली क्योंकि इनके यहाँ अर्थव्यवस्था में विदेशी उपनिवेशवादी प्रभावी थी। इसलिए उन्हें डर था कि यदि वे अपनी अर्थव्यवस्था को विदेशी निवेश के लिए खोलेंगे तो एक नई प्रकार की अधीनता में फंस जाएंगे। जो भी अभी आपकी यहाँ पे कंट्रीज़ होती हैं स्वतंत्रता को उपलब्ध करती हैं, जैसे इंडिया ही है, 1947 के जब आज़ाद हो जाता है तो जितनी भी फॉरेन्स की जो कंट्री होती हैं उनके व्यापार पे वो बैन लगा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है गुलामी में ऐसे ही फंसा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 शताब्दी में पहली बार। ऐसा कोई इरादा तो नहीं था ईस्ट इंडिया कंपनी का कि व्यापार करने के लिए, कि कब्जा करने की, लेकिन व्यापार की धीरे धीरे स्थितियाँ करते हुए उसने कब्जा कर लिया। तो इसलिए इंडिया ने भी यहाँ पे विदेशी निवेश के लिए अगर इन्हें खोलेंगे तो एक नई प्रकार की अधीनता में फंस जाएंगे। इन्हें डर था इस बात का। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में यही कारण था कि ऐसे ज़्यादातर देशों ने संरक्षणवादी आर्थिक नीति, प्रोटेक्शन इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई, जिसमें आयात प्रतिस्थापन का सहारा भी लिया गया। जो आपका इंपोर्ट था वो प्रतिस्थापन का सहारा यहाँ पे लिया जाता है। लेकिन 1970 के दशक तक दुनिया को इस बात के ठोस प्रमाण मिलने लगे थे कि समाजवादी अथवा नियोजित अर्थव्यवस्थाएं अपनी किस्म की विकास रणनीतियों के प्रति इसलिए आकृष्ट थी कि या तो उनके यहाँ वृद्धि दर धीमी अथवा निम्न थी, या फिर वे ठहराव का शिकार हो रही थी। इस अनुभव ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया जिसे वाशिंगटन कंसेंसस के नाम से जाना जाता है। वाशिंगटन कंसेंसस हमने पहले ही पढ़ा है, तो यहाँ पे हमारा ये रिपीट हो जाएगा। दूसरा हमारा यही है वाशिंगटन कंसेंसस। वाशिंगटन सहमति 1980 के दशक में एक नई विकास रणनीति जो है वो अस्तित्व में आई। हालांकि ये एकदम नया विचार नहीं था, बल्कि उस पुराने विचार की तरह था जो कि नए विचार की विफलता के बाद दोषमुक्त मान लिया गया हो। जब दुनिया ने राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्थाओं की सीमाओं को समझा तो बाजार के पक्ष में नए तर्क गढ़े जाने लगे, नए तर्क दिए जाने लगे, अर्थात निजी क्षेत्र को व्यापक रूप से प्रोत्साहित किए जाने लगा। अनेक देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं को दूसरी अति की ओर ले जाने को उद्यत हुए क्योंकि अर्थव्यवस्था में अब वे राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप चाहते थे। जो स्टेट की जो भूमिका है वो कहते थे बिल्कुल न्यूनतम हो जाए, जीरो हो जाए। प्राइवेट जो सेक्टर है उनका रोल अधिक रहे, इससे क्या होगा, प्रॉफिट अधिक होगा। समाजवादी तथा नियोजित अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों से यह अपील की जाने लगी कि वे निजीकरण तथा उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू करें और इसके लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को निजी हाथों में बेचें। साथ ही अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप को बिल्कुल समाप्त कर दें।
इन देशों को यह सलाह भी दी जाने लगी कि वे एक ऐसे उपाय करें जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं में मांग पैदा हो, डिमांड बढ़े। इस प्रकार की विकास रणनीति की रूपरेखा के मोटे तौर पर वाशिंगटन सहमति के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसमें ऐसा होता था, स्टेट की जो भूमिका है वो कम से कम हो, प्राइवेट जो सेक्टर है उनका रोल ज़्यादा हो। जितनी भी कंपनी है आपकी स्टेट के हाथों में, उन्हें प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दिया जाए, जिससे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस सहमति को मोटे तौर पर आर्थिक सुधार के रूप में जाना जाता है, जिसका अनुसरण 1980 के दशक में लगभग सभी समाजवादी, साम्यवादी तथा नियोजित विकासशील अर्थव्यवस्थाओं ने किसी न किसी रूप में अनुसरण किया। इस दौर में आर्थिक सुधार की शब्दावली चलन में आई। इसे शुरू में नंगे पूंजीवाद के प्रोत्साहन के रूप में देखा गया, जिसमें अर्थव्यवस्था खुले तथा विदेशी निवेश के प्रति भी खुलापन आया। तो 1980 में धीरे धीरे शुरू होता है आपका, अर्थव्यवस्थाएं दूसरे देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए खुलने लगती हैं। विकासशील देशों की सरकारों को अपने यहाँ विपक्ष की तीखी आलोचना झेलनी पड़ी कि वे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक के दबाव में काम कर रही हैं और नव साम्राज्यवाद को यहाँ पे प्रोत्साहित कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन ये नीतियाँ अनेक मामलों में पूर्ववर्ती नीतियों से वृद्धि बढ़ाने में बेहतर सिद्ध नहीं हुई। लेकिन किसी न किसी तरह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के पक्ष में यहाँ पर रुझान बढ़ता जाता है। तत्कालिक प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में ब्रिटेन ने राजनीतिक रूप से सबसे अधिक प्रत्यक्ष रूप में निजीकरण के प्रयास किए, वह भी बिना किसी राजनीतिक चर्चा के। यहाँ यह ध्यान देना जरूरी है कि 1929 की महामंदी के पश्चात जेम कीन्स ने मजबूत राज्य हस्तक्षेप की अनुशंसा की थी और आखिरकार इस नीति के तहत यूरो अमेरिकन देशों में संकट को समाप्त करने में सहायता मिलती है। अर्थव्यवस्था में राज्य हस्तक्षेप की नीति को वाशिंगटन सहमति द्वारा पलटा गया, लेकिन जल्द ही यह सहमति भी एक अन्य विकास रणनीति द्वारा प्रस्तावित की गई। तीसरा आता है यहाँ पे हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी 1990 के मन तक यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन दोनों अतियों अर्थात वाशिंगटन सहमति तथा राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था से विकास रणनीतियों का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। तो दोनों अपनी जगह सही थी। वाशिंगटन सहमति कहता है कि स्टेट जो है उसकी जो भूमिका है वो बिल्कुल न्यूनतम हो, कम से कम है, और प्राइवेट सेक्टर के हाथ में सारी पावर्स हों। आपका जो ये है राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, इसमें स्टेट की भूमिका पर बल दिया गया है। मिक्स्ड इकोनॉमी ये कहती है कि स्टेट और प्राइवेट सेक्टर इन दोनों की भूमिका होनी चाहिए। अगर आप ऐसा ही कोई इकोनॉमी को अपनाते हैं जिसमें आपका स्टेट की भूमिका हो या सिर्फ प्राइवेट सेक्टर हो, तो विकास की जो रणनीति है उनको लक्ष्य को हासिल यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। पूर्वी एशियाई के देशों की सफलता 1997 और 1958 के दौरान पैदा हुई आर्थिक संकट के बावजूद उस समय वाशिंगटन सहमति वाली नियोजन मॉडल का अनुसरण करने वाले देशों की तुलना में बिल्कुल अलग है। पूर्वी देशीय अर्थव्यवस्थाओं ने विकासात्मक कार्यनीति को बढ़ावा दिया है, जिनकी सबसे विशिष्ट विशेषता यह है कि वे अपनी अर्थव्यवस्थाओं में राष्ट्र सरकारों की भूमिका और बाजार क्षेत्र के मध्य संतुलन बनाने में कामयाब रहती हैं। यह सचमुच एक नई प्रकार की मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, जो स्थायी रूप से या तो राष्ट्र हस्तक्षेप या मुक्त बाजार की ओर झुकी हुई थी, परंतु हमेशा राष्ट्र और बाजार का संतुलित मिश्रण अर्थव्यवस्था की आर्थिक आवश्यकता के अनुसार था। पूर्वी एशियाई देशों ने बाजारोन्मुखी नीतियों का अनुसरण किया, उनका पालन किया, जो भी बाजार की नीतियां थी पूर्वी एशियाओं की, जिसने निजी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया। प्राइवेट सेक्टर को जो डेवलपमेंट है उनको इंक्रीज किया जाता है और नियंत्रित किया जाता है, लेकिन इसे नहीं बदला।
तकनीकी रूप में किसी देश की आर्थिक नीति को उपरोक्त 3 वैकल्पिक विकास कंपनियों में कार्य नीतियों में बदलना ही आर्थिक सुधार है। परंतु विश्व इतिहास में कार्य नीतियों में बदलाव ही आर्थिक सुधार है। जो भी आप जिस तरीके से जो काम करने के तरीके हैं उनको बदलना यहाँ पे आर्थिक सुधार कहा गया है। भारतीय मामले में इसे हमेशा इसी अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि जब 1990 में 1990 के दशक के प्रारंभ में भारत ने आर्थिक सुधारों का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जो भी इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत की थी, तो विश्व मत निजीकरण, उदारीकरण, विराष्ट्रीयकरण इत्यादि के संबंध में आर्थिक सुधारों का यहाँ पे मुख्य आधार था। परंतु 1990 दशक के मध्य तक विश्व मत विकसित अर्थव्यवस्था का हो गया। परंतु यह एक अन्य परिवर्तन विश्व अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाला था, अर्थात विश्व व्यापार संगठन द्वारा प्रायोजित वैश्वीकरण के पक्ष में था। अब विकासशील अर्थव्यवस्थाओं जिनकी आयोजना ही मुख्य विकसित कार्यनीति हो सहित परिवर्तनशील अर्थव्यवस्थाएं जो कि बाजारोन्मुखी प्रक्रिया को बढ़ावा दे चिंता में आ जाती हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत वही लिखा गया है। बाकी हम बात करते हैं अब हम भारत में आर्थिक सुधारों की, इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। इससे पहले हमने बात करी आर्थिक सुधार क्या होते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म। अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया। 23 जुलाई 1991 कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत ने राजकोषीय और भुगतान शेष BOP के संकट के लिए प्रतिक्रिया के रूप में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ की। तो हमें आर्थिक सुधारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है इकोनॉमिक रिफॉर्म की, पहले ये समझते हैं। तो 23 जुलाई 1991 में BOP में हमारे क्राइसिस चल रहे थे। BOP में क्राइसिस, BOP क्राइसिस क्या होता है, जो हमारे एक्सपोर्ट हैं, एक्सपोर्ट जो है हमारे वो कम हो जाते हैं और इंपोर्ट जो है हमारे वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है। इस क्राइसिस से हमें निकलने के लिए हमें लोन चाहिए था और अंतर्राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे लोन कौन देता था, IMF, इंडिया मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये लोन देता था। जब भारत ने इनसे लोन की बात की तो इन्होंने कहा कि LPG को अगर आप अपनाओगे तो इसी शर्त पे आपको लोन दिया जाएगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। LPG को अपनाना पड़ेगा तभी हम लोन दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए आर्थिक सुधारों की शुरुआत होती है। सुधार ऐतिहासिक थे और इससे आने वाले वर्षों में अर्थव्यवस्था की जो तस्वीरें हैं और जो प्रकृति बदलने वाली थी। सुधार और संबंधित कार्यक्रम अभी भी परिवर्तन पर बल देते हुए जारी हैं, परंतु मई 2004 में UPA सरकार की वापसी के साथ इन्हें धीमा पाया गया। इससे पूर्व 1980 के दशक में के मध्य में सरकारों ने आर्थिक सुधारों के लिए पहले कदम उठाए थे। यद्यपि 1980 के दशक के सुधारों ने विनियमन की प्रकृति, एक सीमित प्रकृति और आसानतः उदारीकरण को ही देखा। 1990 के दशक में उद्योग, व्यापार, निवेश के क्षेत्र में प्रारंभ हुए। बाद में सम्मिलित कृषि का आयात काफ़ी व्यापक और गहरा था। यद्यपि सरकार द्वारा 1980 के दशक में ही उदारवादी नीतियों की घोषणा कर दी गई थी, जिसमें आर्थिक सुधारों का नारा दिया गया था। इसे पूर्ण वेग के साथ 1990 के दशक के प्रारंभ में लागू किया जा सका, परंतु 1980 के दशक के आर्थिक सुधारों जो कि वाशिंगटन कंसेंसस या वाशिंगटन सहमति इसके अंतर्गत थे का अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संपूर्ण 7वीं योजना जो आपकी 1985 से 90 तक चली, इसने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारी बाह्य ऋणों के साथ बाजार विनियमनों को और बढ़ावा दिया। यद्यपि इस जोड़ ने उच्च औद्योगिक वृद्धि दर को बढ़ाया।
वृद्धि दर यहाँ पे बढ़ जाती है, औद्योगिक वृद्धि दर, जिसे उद्योग वापस करने और सेवा करने में सामर्थ्य नहीं थे। इससे विदेशी ऋणदारी में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसने 1991 के बीओपी संकट में अहम भूमिका निभाई। इस संकट के तत्काल बाद खाड़ी युद्ध आता है, जिसके भारतीय विनियमन दर पर 2 दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव डाले। पहला, युद्ध के कारण तेल कीमतों में वृद्धि हुई, जैसे आजकल चल रहा है आपका रूस वर्सेस यूक्रेन का चल रहा है। तो रूस से हमारा क्या आते हैं, ऑयल्स आते हैं, पेट्रोल वगैरह। तो अभी इनके भी जो रेट वगैरह हैं, इनको भी धीरे धीरे में इंक्रीजमेंट होगी। तो वैसे ही यहाँ पे पहले हुआ था, कारणों में तेल में वृद्धि हो गई युद्ध के कारण, जिस कारण भारत के तुलनात्मक रूप से कम अवधि में अपने जो विदेशी विनियमन का प्रयोग करना पड़ा। और दूसरा, खाड़ी युद्ध क्षेत्र में कार्यरत भारतीयों के प्रेषण में कमी आई, क्योंकि आपातकाल में निकलना पड़ा। दोनों संकटों का एक ही कारण खाड़ी युद्ध था, परंतु भुगतान शेष संकट इससे भी गहरा था। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इससे भी गहरे थे आपके, जिसमें विदेशी ऋण बढ़ा, जो जीडीपी के 8% से अधिक राजकोषीय घाटे के बराबर था, और यह हाइपर मुद्रास्फीति की स्थिति थी। उस समय की अल्पसंख्यक सरकार ने एक कड़ा और विवादास्पद कदम आर्थिक सुधारों के रूप में उठाया, जिसकी 1990 के दशक में सभी संसद में विपक्ष, वामपंथी दलों, औद्योगिक घरानों, व्यापार घरानों, मीडिया विशेषज्ञों और जनमानस द्वारा आलोचना की गई थी। अब क्योंकि सुधारों के लाभ कई लोगों तक पहुंच चुके हैं, इसकी आलोचना कम हो गई है। इसकी आलोचना होने लगी कि जब कहा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपके क्राइसिस चल रहे हैं, इनके सुधार के लिए आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म करने पड़ेंगे, एलपीजी को अपनाना पड़ेगा, तभी आईएमएफ जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो हमको लोन देगा। तो यहाँ पे आलोचना होने लगी कि भाई देखो, पहले भी जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी के साथ ये आया था तो हमें गुलामी हो गई थी, फिर से हम उसी दिशा में जा रहे हैं। अब क्या हुआ था, क्योंकि सुधारों के लाभ कई लोगों तक पहुँच जाते हैं, इसकी आलोचना इसलिए कम हो जाती है, परंतु अभी भी जनमानस द्वारा इसे गरीबी विरोधी और अमीर सार्थक माना जाता है। जनमानस अर्थात जो लोग देश के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करते हैं, सभी के द्वारा एक बात तो अवश्य मानी जाती है, अर्थात लाभ वांछित गति के साथ जनता तक नहीं पहुंचे हैं। जो लाभ है उतनी तेजी से जो आम आदमी उनके पास तक नहीं पहुंचे हैं। समय की मांग वितरक वृद्धि की है, यद्यपि सुधार अर्थव्यवस्था को उच्च वृद्धि दर पर ले गए। ओबलेटरी रिफॉर्म, बाध्यकारी सुधार। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है, बात करी है इंट्रोडक्शन के बारे में, बात करी है इकोनॉमिक रिफॉर्म के बारे में, इकोनॉमिक रिफॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, बात करी है इकोनॉमिक रिफॉर्म इन इंडिया के बारे में, कि आखिर हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इकोनॉमिक रिफॉर्म की, एलपीजी को लाने की, आखिर क्या कारण थे। हमने बात करी कि बीओपी क्राइसिस चलते हैं आपके, हमें लोन की आवश्यकता थी, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने हमारे सामने एलपीजी को अपनाने की शर्त रखी थी, इसलिए हमें ये अपनाना पड़ता है। आगे हम पढ़ेंगे बाध्यकारी सुधार, ओबलेटरी रिफॉर्म के बारे में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।